चैप्टर है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो वर्ड प्लानिंग है ये नया नहीं है, ठीक है। ये आप सभी लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है, क्योंकि ये आपकी और हमारी ज़िंदगी का कह सकते हैं कि डेली का ये काम है, ठीक है। ये डेली यूसेज का हमारा एक वर्ड है प्लानिंग। यू मस्ट हैव यूज्ड इट विद रेफरेंस टू प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन और विजिट टू अ हिल स्टेशन। चाहे आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी की बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी जगह यानी कि किसी हिल स्टेशन में या कहीं पिकनिक वगैरह पर जाने की अगर बात सोच रहे हैं, तो दोनों के लिए ही जो है वो प्लानिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। पहले आप चीज़ों को क्या करेंगे, सोचेंगे किसी भी बारे में, यानी कि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके बारे में, या कहीं जाना है तो उसके बारे में सोचेंगे। उसके बाद आप फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्कीम और प्रोग्राम, अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसके लिए एक प्रोग्राम या स्कीम बनाएंगे कि किस तरीके से आपको कोई भी चीज़ करनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है तो कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ेंगी। एक स्कीम, एक प्रोग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसी एक्शन उसको आप कुछ सेट ऑफ एक्शंस के थ्रू क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि लागू करेंगे, जिससे आप अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएं। तो यही पूरी की पूरी प्लानिंग है। यानी कि आप पहले चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, फिर उसके बारे में आप प्लान बना रहे हैं, उसके बारे में आप प्रोग्राम और स्कीम बना रहे हैं, और उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट करा रहे हैं या लागू करा रहे हैं, ठीक है। तो दो इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, इन दिस चैप्टर इट हैज़ बीन यूज्ड विद रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। हालांकि जो प्लानिंग वर्ड है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा विस्तृत टर्म है, इतना छोटा सा टर्म ये नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नज़रिए से देखेंगे, यानी कि जो आर्थिक विकास है उसके नज़रिए से हम लोग समझेंगे कि प्लानिंग का क्या अर्थ है। इट इज़ दस डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल हिट एंड मिस मेथड्स बाय विच रिफॉर्म्स एंड रिकंस्ट्रक्शंस आर ऑफन अंडरटेकन। तो जिस तरीके से ट्रेडिशनली यानी कि पारंपरिक तौर पर जिस तरीके से रिफॉर्म्स और रिकंस्ट्रक्शन किए जाता रहा है, ठीक है, उसके तरीके से थोड़ा सा हम लोग हटके इस वर्ड को, इस कंसेप्ट को समझेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नज़रिए से हम इसको यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो जनरली देयर आर टू अप्रोचेस टू प्लानिंग। प्लानिंग के लिए अगर हम अप्रोचेस की बात करें तो जनरली दो तरीके की होती हैं। वन इज योर सेक्टोरल प्लानिंग एंड अनदर वन इज योर रीजनल प्लानिंग। सेक्टर का मतलब होता है वर्ग, ठीक है, और रीजनल का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। तो सेक्टोरल प्लानिंग का मतलब क्या है, इट मींस द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेट ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। कि जैसे सेक्टर्स हैं, अलग अलग इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जो अलग अलग वर्ग हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था के, जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर, कृषि का क्षेत्र है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई का क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। तो इन क्षेत्रों पे अगर फोकस करके कोई प्लानिंग की जा रही है या कोई इस तरीके के एक्शंस करके कुछ इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है टू अचीव दी सेट ऑफ गोल्स, वो कहलाई जाएगी सेक्टोरल प्लानिंग, ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद जो दूसरी अप्रोच है दैट इज जो रीजनल प्लानिंग, वो क्या है, देखिए कि देयर इज नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर स्पेस इन एनी कंट्री। यानी कि अगर कोई देश है तो वहां पे जो डिफरेंट रीजन्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां पर ऐसा नहीं होगा कि हर क्षेत्र का जो विकास है वो समान रूप से होगा, ठीक है। यानी कि हर रीजन का जो डेवलपमेंट है, और स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग जो प्लानिंग की बात करेंगे वो इकोनॉमिक कंसेप्ट में होगी, ठीक है, वो इकोनॉमिक के रिस्पेक्ट में, उसके संदर्भ में होगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पूरे के पूरे देश में समान रूप से नहीं होगा। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ज्यादा डेवलप होंगे और कुछ थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो दिस अनइवन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ओवर स्पेस necessitate that the planners have a special perspectives and draw the plan to reduce regional imbalance in development, ठीक है, क्योंकि अब कुछ क्षेत्रों का ज्यादा विकास हो रहा है, कुछ क्षेत्रों का विकास कम हो रहा है। तो इस तरीके से जो प्लानर्स हैं, यानी कि जो योजना बनाने वाले जो लोग हैं, उनको स्पेशल पर्सपेक्टिव यानी कि जगह के हिसाब से, क्षेत्रों के हिसाब से, ठीक है, मतलब स्पेस के हिसाब से, रीजन के हिसाब से भी ध्यान रखना पड़ेगा और इस तरीके के प्लान्स वगैरह बनाने पड़ेंगे जिससे कि जो रीजनल इम्बैलेंस है, यानी कि कहेंगे आप जो क्षेत्रीय असंतुलन है, ठीक है, कि किसी क्षेत्र का ज्यादा विकास हो रहा है, किसी क्षेत्र का कम विकास हो रहा है, उसको क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। इस तरीके की पॉलिसीज, इस तरीके के प्लान्स बनाने पड़ेंगे जिससे जो रीजनल इम्बैलेंस है इन डेवलपमेंट वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके या कम हो सके, ठीक है। तो इसी को बोला जाएगा रीजनल प्लानिंग। तो आप दो अप्रोचेस समझ गए,
पहला है रीजनल, दूसरा है सेक्टोरल। सेक्टोरल का मतलब है कि जब हम अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जैसे कि इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, तो अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए अगर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं सेट ऑफ एक्शंस का, तो वो कहलाएगा सेक्टोरल प्लानिंग। और रीजनल प्लानिंग का मतलब है कि जब हम हर रीजन का, हर क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं, हर क्षेत्र के विकास के बारे में सोच रहे हैं, अगर उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि जो क्षेत्रों के बीच में एक रीजनल इम्बैलेंस है, जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, तो इसको कहलाया जाएगा ये रीजनल प्लानिंग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग की टारगेट एरिया प्लानिंग क्या है। द प्लानिंग प्रोसेस हैज टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दोज एरियाज विच हैव रिमेन्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ठीक है, अब देखिए हमें कुछ ऐसे क्षेत्रों के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो एज यू नो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन डिपेंड्स अपॉन इट्स रिसोर्स बेस। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस रीजन में रिसोर्सेज, संसाधन जो है वो ज्यादा होंगे, उस क्षेत्र का विकास जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, हालांकि ये बात मतलब पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है, या पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि सफिशिएंट नहीं है कि सिर्फ रिसोर्सेज के होने मात्र से ही किसी भी क्षेत्र का या किसी भी रीजन का डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन ये एक इनहेरेंट बात है। मतलब अगर आप कहें कि किसी रीजन में अगर रिसोर्सेज की कमी है तो उस क्षेत्र का विकास तो काफी मुश्किल है अगर हो पाए। ठीक है, अगर किसी क्षेत्र में अगर रिसोर्सेज ज्यादा है तो वहां का विकास हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उन रिसोर्सेज का यूज किस तरीके से करना है, क्या टेक्नोलॉजीज वहां पर यूज हो रही हैं उस रिसोर्सेज को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वो सब भी मायने रखता है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखी गई है कि बट समटाइम्स रिसोर्स रिच रीजन्स आर ऑल्सो रिमेन बैकवर्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे संसाधन ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, लेकिन वो फिर भी क्या है, पिछड़े हुए हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बिसाइड्स रिसोर्सेज। यही मैं कह रहा हूं कि सिर्फ रिसोर्सेज होने मात्र से, सिर्फ संसाधन होने मात्र से ही किसी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी का यूज करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश का यूज करना पड़ेगा, तब जाके हम उन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं, और तब जाके किसी क्षेत्र का विकास जो है वो संभव है। तो विद द प्लानिंग एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 1.5 decades, it was realized that regional imbalances in economic development were getting accentuated। ये माना गया कि हमने लगभग 1.5 दशक तक, यानी कि लगभग 15 सालों तक जो हमारा प्लानिंग का अनुभव रहा, उससे हमें ये चीज पता लगा कि जो रीजनल इम्बैलेंसेज है, यानी कि जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं या जो क्षेत्रीय असंतुलन है आर्थिक विकास में, वो क्या हो रहे थे, वो नोटिस हो जाने लगे। मतलब वो अब पहचान में आने लगे कि ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा हो रही हैं। तो इन ऑर्डर टू अरेस्ट द एक्सेचुएशन ऑफ रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज, द प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस्ड द टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप अप्रोचेस टू प्लानिंग। तो ये चीजें देखी जाने लगी कि जब इस तरीके की असमानताएं सामने आ रही हैं तो इनको कम करने के लिए, ठीक है, चाहे वो रीजनल डिस्पैरिटीज है यानी कि क्षेत्रीय जो आपकी असमानताएं हैं, जो क्षेत्रीय डिफरेंस है वो है, या फिर आप कहें कि सामाजिक डिस्पैरिटीज हैं, सोशल डिस्पैरिटीज मतलब जो सामाजिक असमानताएं हैं उनको कम करने के लिए, ठीक है, या उनको खत्म करने के लिए जो प्लानिंग कमीशन था, जो प्लानिंग कमीशन मतलब जो योजना आयोग था, उसने 2 अप्रोचेस जो है प्लानिंग को लेकर लेके आए। वो पहला था टारगेट एरिया और दूसरा है टारगेट ग्रुप। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा सेक्टोरल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग, यहां पर भी कुछ उसी तरीके से है कि हमने 2 ग्रुप्स में, या हम कहें कि 2 डायमेंशंस में अपनी प्लानिंग को डिवाइड किया है। एक है टारगेट एरिया, ठीक, और एक है टारगेट ग्रुप। अब देखिए ये क्या चीजें हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स यहां पर दिए गए हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोग्राम्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ टारगेट एरिया। देखिए इसको आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, एरियाज। एरियाज का मतलब क्या हो गया, क्षेत्र, ठीक, जैसे कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये किसी एरिया की बात हो रही है। ड्राउट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ऐसा एरिया जो ड्राउट प्रोन है, यानी कि सूखा संभावी क्षेत्र जिसको बोला जाता है, ठीक है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो हमारा डेजर्ट का एरिया है उसका डेवलपमेंट करना है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो पहाड़ी क्षेत्र है उनका डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, दीज आर योर टारगेट एरियाज, ठीक है, ये टारगेट एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके बाद कुछ ऐसे हैं जो किसी ग्रुप को टारगेट करके बनाए गए हैं, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। अब ये सिर्फ किसके लिए है, जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए, ठीक। एंड मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, ये मार्जिनल फार्मर्स के लिए हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो टारगेट ग्रुप प्रोग्राम है, क्योंकि ये किसी स्पेशल ग्रुप को या किसी स्पेसिफिक ग्रुप को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद
यहां पर लिखा गया है कि इन द 8th 5-year प्लान स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स वर डिजाइंड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिल एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ट्राइबल एरियाज एंड बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, तो यहां पर बात की गई है 8वीं पंचवर्षीय योजना की। 8 पंचवर्षीय योजना में पता है दैट इज योर 5-year प्लान्स 1951 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हर 5-5 साल के लिए चलते रहते हैं। जो 8th 5-year प्लान था वो आपका आया है 1992 से 97 तक। ठीक है, 1991 में क्या हुआ था हमें पता है कि यहाँ पर कुछ नई जो इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह थी, जो आर्थिक नीतियां वगैरह थी वो यहाँ पर आई थी। ठीक है, उसको हम लोगों ने अपने इकोनॉमी के कोर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा यहाँ पर भी डिस्कस किया था, पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ था, और मैंने आप लोगों को वहां पर भी बोला था कि अगर आप एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुए थे, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स हुए थे, और उसके बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी कि जो नई आर्थिक नीतियां वगैरह जारी हुई थी 1991 में, उसके बारे में अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो जो हमारा कोर्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो एनसीईआरटी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की बुक है, उसमें एक स्पेसिफिक चैप्टर है पूरा का पूरा एलपीजी रिफॉर्म्स को लेकर। वहां पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में उसको डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं डिटेल में उस चीज़ का डिस्कशन, तो आप वहां जाके उस कोर्स को, उस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह लिखा गया है कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1992 से 1997 तक चली है, वहां पर कुछ स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स को डिजाइन किया गया। ठीक है, और वो किस क्षेत्रों के लिए थे? वो थे आपके जो हिल एरियाज हैं, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके लिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यानी कि जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके लिए, जो ट्राइबल क्षेत्र हैं यानी कि जो जनजातीय एरियाज हैं उनके लिए, और जो बैकवर्ड एरिया, जो पिछड़े एरियाज हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है दैट वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 5th 5-year प्लान। जो 5th 5-year प्लान है दैट इज 1974 से लेकर 78 तक। ठीक, ये समय शुरुआत हुआ था, और इसने कौन कौन से एरियाज जो है वो कवर किए हैं? कवरिंग 15 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्राइजिंग ऑल द हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जितने भी हिली डिस्ट्रिक्ट्स थे, जो आज की डेट में क्या है, जो नया राज्य बन चुका है 2001 के बाद से, दैट इज उत्तराखंड। ठीक, इसके बाद जो हमारा आसाम का मिकीर हिल्स और नॉर्थ कचार हिल्स का रीजन है वो, जो हमारा वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वो, और तमिलनाडु का जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है वो, ये सारे के सारे इसमें क्या थे? इंक्लूडेड थे। तो द नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज इन 1981 रिकमेंडेड दैट ऑल द हिल एरियाज इन द कंट्री हैविंग हाइट अबव 600 मीटर एंड नॉट कवर्ड अंडर ट्राइबल सब प्लान बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड हिल एरियाज। तो जो ये नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज थे, इन्होंने 1981 में क्या बोला? इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि जितने भी हिल एरियाज हैं, ठीक है, देश के जितने भी हिल एरियाज हैं, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा है, यानी कि हाइट फ्रॉम द सी लेवल, यानी कह सकते हैं समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से ज्यादा है, और जो ट्राइबल सब प्लान के अंडर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, उनको बैकवर्ड हिल एरियाज क्या किया जाएगा? ट्रीट किया जाएगा। तो द डिटेल्ड प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज वर ड्रॉन कीपिंग इन व्यू देयर टोपोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो डेवलपमेंट, जो हिल एरियाज का डेवलपमेंट था, उसके लिए जो डिटेल प्लान बनाया गया वो किन बातों को ध्यान में रख के बनाया गया? कि उस क्षेत्र का टोपोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, इकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, वहां की जो सामाजिक, जो सोशल कंडीशन है वो कैसी है, जो इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि जो आर्थिक कंडीशन है, जो आर्थिक हालात है वो कैसे हैं। तो दीज प्रोग्राम्स एम्ड एट हार्नेसिंग द इंडिजीनियस रिसोर्सेज ऑफ द हिल एरियाज। ठीक है, सबसे पहले चीज तो ये थी कि इन प्रोग्राम्स का जो एम था, जो लक्ष्य था, वो क्या था? कि हमारे वहां जो इंडिजीनियस रिसोर्सेज है, यानी कि जो उस क्षेत्र के रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनका क्या करना है? उनका यूज करना है। ठीक है, और किस तरीके से यूज करना है? हमें हॉर्टिकल्चर को डेवलप करना है। ठीक, हॉर्टिकल्चर मतलब जो बागवानी होती है वो, प्लांटेशन को डेवलप करना है, एग्रीकल्चर कृषि को डेवलप करना है, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन को डेवलप करना है, पोल्ट्री फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे? डेवलप करेंगे, और इससे जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, जो उस पर्टिकुलर हिली एरिया का क्या है, जो रिसोर्सेज है उनका हम यूज करेंगे, ताकि उन क्या होगा उससे कि रिसोर्सेज का भी जो है यूटिलाइजेशन होगा। और दूसरी चीज ये है कि ये सारी चीजें हम करेंगे तो वहां के जो लोग हैं, जैसे कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वहां पर लगती हैं, विलेज इंडस्ट्रीज अगर वहां पर लगती है, तो उस रीजन के साथ साथ वहां के जो लोग हैं उनका भी क्या होगा? फायदा इसमें होगा, क्योंकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगा, तो उनका भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा सा राइज करेगा। ठीक है, तो ये तो था हिल एरिया प्रोग्राम के बारे में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ड्राउट प्रोन एरिया मैंने आपको बताया सूखा
संभावी क्षेत्र, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर सूखे की संभावना है। ठीक है, ड्राउट का मतलब होता है सूखा पड़ना, तो जहां पर सूखा पड़ने की संभावना है उसको लेकर प्रोग्राम बनाया गया है। दिस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग दी 4th 5-year प्लान। जो हमारा 4th 5-year प्लान है दैट इज 1969 से लेकर 74 तक। ठीक, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है जो ड्राउट प्रोन एरियाज है उनके लोगों को, ठीक, और प्रोडक्टिव एसेट्स को बनाना है, क्रिएट करना है। ठीक, इनिशियली दिस प्रोग्राम लेड एम्फोसिस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स। पहले तो ये फोकस किया गया या इस बात पे जोर दिया गया कि लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स को बढ़ाया जाए। ठीक है, उससे क्या होगा कि लेबर इंटेंसिव है तो वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है वो ज्यादा मिलेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है, यानी कि जो सिंचाई से संबंधित प्रोजेक्ट्स थे, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे, एफॉरेस्टेशन, ग्रासलैंड डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मार्केट, क्रेडिट्स एंड सर्विसेज, इनकी तरफ को ध्यान दिया गया। ठीक, तो पहले तो बात की जा रही थी कि किस तरीके से जो है वो लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क को बढ़ाया जाएगा, उनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। लेकिन बाद में जो है वो फोकस को थोड़ा सा मैं कहूंगा शिफ्ट किया गया और एम्फोसिस अपना जो है वो इरिगेशन प्रोग्राम्स की तरफ, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की तरफ, लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ, एफॉरेस्टेशन, ग्रासलैंड डेवलपमेंट और कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मार्केट, क्रेडिट सर्विसेज जो भी है इनको डेवलप करने की तरफ को ध्यान दिया गया। ठीक, इसके बाद जो नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज है उसने इस परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोग्राम को क्या किया, रिव्यू किया। And it has been observed that this program is largely confined to the development of agriculture and allied sectors with major focus on restoration of ecological balance। तो उन्होंने जो रिव्यू किया उन्होंने ये देखा कि ये जो प्रोग्राम है ये लार्जली कन्फाइंड है, यानी कि ये सिर्फ सीमित रह गया है एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जो वर्ग हैं, जो सेक्टर्स हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सिर्फ उसके विकास के लिए। और यहां पर जो मेजर फोकस है वो किस पर हो रहा है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को हम लोगों ने क्या करना है, रिस्टोर करना है, यानी कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है उसको वापस से सही तौर पर लेके आना है, उसको पटरी पर लेके आना है, उसको रिस्टोर करना है। सिर्फ इस चीज पर ध्यान दिया जा रहा था। सिंस ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रेशर इज फोर्सिंग द सोसाइटी टू यूटिलाइज द मार्जिनल lands for agriculture and thereby causing ecological degradation, there is a need to create alternative employment opportunities in the drought prone areas। तो ये भी सबसे बड़ी समस्या है ड्राउट प्रोन एरिया में। पहली बात तो यह है कि पानी की कमी है। ठीक है, और पानी की कमी होने की वजह से क्या है कि एग्रीकल्चर वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं हो सकता, तो इसलिए एग्रीकल्चर के ऊपर तो ध्यान दिया ही जा रहा था। और दूसरी बात यह है कि जो पॉपुलेशन प्रेशर था, यानी कि जो जनसंख्या का दबाव था जो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी तो उसकी वजह से दबाव पड़ रहा था लैंड के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर। और उसकी वजह से क्या है कि जो मार्जिनल लैंड थी, यानी कि ऐसी लैंड जिसका पहले एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं किया जाता था उसका भी अब यूज किया जाने लगा। उससे क्या हो रहा था कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ठीक है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा था। तो इसलिए जरूरत इस बात की महसूस की गई कि कुछ और वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने की यहां पर बात की जाने लगी, क्योंकि इस तरीके की जरूरत जरूर पैदा, मतलब नीड जो है वो हो रही है कि ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्या किया जाए, इसके बारे में सोचा जाए और इनको कुछ क्रिएट किया जाए। अदरवाइज जो प्रेशर जिस तरीके से रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर के ऊपर, लैंड के ऊपर पड़ रहा है, वो उससे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो रिस्टोर नहीं हो पाएगा और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो है वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक, The other strategies of development of these areas include adoption of integrated watershed development approach at micro level। वाटरशेड डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये ड्राउट प्रोन एरिया है, तो यहाँ पर जितना भी पानी वगैरह अगर थोड़ा बहुत भी है तो उसके लिए वाटरशेड डेवलपमेंट वगैरह करने की जरूरत है, ताकि वो पानी एज सच रन ऑफ के रूप में जो है वो बह ना जाए। ठीक है, ये सारी बातें अब हम लोग समझ चुके हैं कि वाटरशेड डेवलपमेंट वगैरह क्या होता है। हमने पिछले चैप्टर्स में ये सारी बातें की हुई हैं। ठीक है ना, अगर आप इसको लगातार इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, आप चीजें अगर एक के बाद एक लेक्चर्स जो है वो चैप्टर्स कवर करते जा रहे हैं, तो ये टर्म्स अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इसके बाद द रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन शुड बी अ बेसिक कंसिडरेशन इन दिस स्ट्रेटेजी एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ड्राउट प्रोन एरिया। ठीक है, कि इकोलॉजिकल बैलेंस को हमने क्या करना है, रिस्टोर करना है। किसके बीच में इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए? वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन के बीच में। ठीक है, इसके बाद जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी कि जो भारतीय योजना आयोग था, ठीक, उसने 1961 में क्या आइडेंटिफाई किया? 67 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि 67 ऐसे जिले जो थे, चाहे वो एंटायरली हो या पार्टली हो, यानी कि चाहे वो पूरा का पूरा जिला हो या उसका कुछ क्षेत्र हो, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया एज प्रोन टू ड्राउट, यानी कि वो सूखा संभावी क्षेत्र घोषित किए गए। द इरिगेशन कमीशन 1972 में उसने एक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया, 30% इरिगेटेड एरिया एंड डिमार्केटेड द ड्राउट प्रोन एरियाज। तो जिन क्षेत्रों में 30% से ज्यादा का जो एरिया था वो इरिगेटेड है, ठीक है, तो वो ड्राउट प्रोन एरिया के उसमें नहीं आएगा।
ठीक। ब्रॉडली द ड्राउट प्रोन एरिया इन इंडिया इज स्प्रेड ओवर सेमी एरिड एंड एरिड ट्रैक्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेट्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक प्लेट्यू एंड हाईलैंड्स एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये सारे के सारे क्षेत्र क्या थे, ड्राउट प्रोन एरियाज या सूखा संभावी क्षेत्र जो है वो घोषित किए गए। ठीक है, इसके बाद जो पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान का जो पार्ट है वो इस क्षेत्र में नहीं आए। वो ड्राउट प्रोन एरिया में क्यों नहीं आए, क्योंकि वहां पर इरिगेशन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, जिस क्षेत्र में इरिगेशन ज्यादा होगा वहां पर सूखा पड़ने के चांसेस तो कम है या है ही नहीं, तो इसलिए जो हमारा पंजाब, हरियाणा और नॉर्दर्न राजस्थान का पार्ट है वो इस क्षेत्र में नहीं है। और बाकी कौन कौन से यहाँ पर रीजन है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है ना। इसके बाद अब हम एक केस स्टडी की बात करेंगे, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि ITDP जो है, एक भरमौर रीजन की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश का एक रीजन है, इसके बारे में केस स्टडी दी गई है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए, द भरमौर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेज भरमौर एंड होली तहसील्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है यानी जो चंबा तहसील है उसमें ट्राइबल एरिया है ये। ठीक है, एक जनजातीय एरिया है, दैट इज योर भरमौर एंड होली डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक, होली तहसील्स, ठीक, उसके अंदर आते वो कंप्राइज करता है भरमौर ट्राइबल एरिया जो है। ठीक, इट इज अ नोटिफाइड ट्राइबल एरिया सिंस 21 नवंबर 1975। 21 नवंबर 1975 से ये एक नोटिफाइड ट्राइबल एरिया है। भरमौर इज इनहेबिटेड बाय गद्दी, ये एक तरीके की ट्राइबल कम्युनिटी है, who have maintained a distinct identity of in the Himalayan region as they practiced transhumance and conversed through गद्याली डायलेक्ट। ठीक है, यहां पर क्या है कि जो गद्दी ट्राइब है वो यहां पर रहती है, और ये गद्दी ट्राइब जो है इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, ट्रांसह्यूमन्स। ट्रांसह्यूमन्स का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो नोमैड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, और अपने पशुओं के साथ, जो भी उनके पशु वगैरह हैं उसके साथ वो रीजनल शिफ्ट करते हैं। ठीक है, कि सर्दियों के समय में क्या होता है कि वो लो लाइंग एरियाज में चले जाते हैं, उसके बाद जब गर्मियों का समय होता है तो वहां पर फिर वो वापस से वो हिली एरियाज में आ जाते हैं। दिस इज नोन एज ट्रांसह्यूमन्स। ठीक, और वो लोग आपस में जो है एक स्पेशल बोली उन लोगों की है, दैट इज गद्याली। ठीक है, गद्याली इज अ डायलेक्ट, इट्स नॉट अ लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद भरमौर ट्राइबल रीजन जो है वहां का क्लाइमेट काफी ज्यादा हार्श है, वहां पर रिसोर्स बेस काफी कम है एंड इट्स हैज गॉट अ फ्रेजाइल एनवायरनमेंट। दीज फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन। इसकी वजह से क्या हुआ है कि वहां का जो समाज है और जो वहां की अर्थव्यवस्था है उस पूरे के पूरे क्षेत्र की उस पर असर पड़ा है। 2011 की सेंसस के आधार पर, जनगणना के आधार पर अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र का जो भरमौर सब डिवीजन है इसका जो पॉपुलेशन है वो 39,113 यानी कि 39,113 है। यानी कि अगर हम इसको पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो काफी कम है, 21 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश जो हिली एरिया है, जो हिली आपका पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जो हिल स्टेट है, उसका भी अगर हम सबसे ज्यादा पिछड़े हुए इलाके की बात करें, चाहे वो सामाजिक पिछड़ापन हो या आर्थिक पिछड़ापन हो, दोनों ही केसेस में सबसे ज्यादा जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो कौन सा है, भरमौर। हिस्टोरिकली द गद्दीज हैव एक्सपीरियंस्ड ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन। ठीक है, पहले से ऐसा होता था कि ये जो गद्दीज थे यानी कि जो गद्दी ट्राइब्स थी, इन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस की है कि ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन और सोशियो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, यानी कि इनको पास जो है वो सामाजिक आर्थिक सुविधाएं इनको नहीं मिल पाती थी, उससे ये वंचित रहते थे। द इकोनॉमी इज लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज सच एज शीप एंड गोट रियरिंग। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर किस पर निर्भर है, एग्रीकल्चर यानी कृषि के ऊपर, और शीप एंड गोट रियरिंग यानी कि जो भेड़ और बकरी पालन है उसके ऊपर। ठीक, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ भरमौर स्टार्टेड इन 1970s। 1970 में इस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुआ जब गद्दीज जो थे वो इंक्लूड किए गए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर। ठीक है, जब इनको अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है वो लिया गया, जब उसमें इनको शामिल किया गया, तब से इस क्षेत्र का थोड़ा बहुत विकास जो है वो स्टार्ट हुआ है अंडर द 5th 5-year प्लान। ठीक है, 5th 5-year प्लान आपका वही है 1974 से 78। ठीक है, तो इस समय पे क्या हुआ कि द ट्राइबल सब प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1974 एंड भरमौर वाज डेजिग्नेटेड एज वन ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
तो दिस एरिया डेवलपमेंट प्लान वॉज एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द गद्दीज। तो इस पूरा का पूरा जो प्लान था, जो ITDP था, दैट इज इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये प्लान जो पूरा का पूरा था, इसका मेन एम क्या था कि जो गद्दीज ट्राइब है इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव करना, ठीक है। यहां पर ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो मैप में दिखाया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा भरमौर रीजन है ये 4 एरियाज में बटा हुआ है, ठीक है। यहां पर आप मेन रिवर देख सकते हैं, दैट इज रावी रिवर है, और इसके बाद जो इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज है वो आपको दिखाई गई है, दैट इज बुढ़िल, और एक यहां पर और दिखाई गई है, दैट इज योर तुंदाहिन, ठीक है। ये 2 आपकी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, मेन रिवर रावी है, और 4 एरियाज में ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो बटा हुआ है, वो भी आप यहां से देख सकते हैं, दैट इज योर कुक्ति एरिया, तुंदाहा एरिया, खनी एरिया एंड होली एरिया, ठीक है। ये चारों रीजन है, और इसमें हम लोग आगे जाके एक चीज पढ़ेंगे कि जो आपका या ये चीज जो है वो बॉक्स में एक जगह पे दी हुई है, मैं आपको वैसे ही समझा दे रहा हूं, उस बॉक्स में आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो रावी रिवर के आसपास का एरिया है, ठीक है, यानी कि जो आपका ये खानी एरिया एंड जो होली एरिया है, यहां पर थोड़ा सा जो है वो डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है, और अभी भी जो ये दूर दराज के एरिया है, दैट इज योर कुक्ति और जो तुंदा रीजन है, यहां पर डेवलपमेंट थोड़ा सा अभी भी कम है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। हम ये बात कर रहे थे कि जो ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम है इसका एम क्या है कि जो गद्दीज हैं उनकी लाइफ को क्या करना, इंप्रूव करना, ठीक, एंड नैरोइंग द गैप्स इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन भरमौर एंड अदर एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि जो भरमौर का क्षेत्र है, जो भरमौर का रीजन है, और बाकी जो हिमाचल प्रदेश है, उनके बीच में जो डेवलपमेंट का स्तर है, जो डेवलपमेंट का लेवल है, यानी कि जो विकास का स्तर है, उसको क्या करना है, कम करना है। क्योंकि और क्षेत्रों में थोड़ा बहुत विकास क्या हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, इस क्षेत्र में विकास कम हो रहा है, तो इनके जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसके बीच में काफी ज्यादा अंतर है, तो उस अंतर को जो है वो कम करना है। तो दिस प्लान laid the highest priority on development of transport and communications, agriculture and allied activities and social and community services। तो इस प्लान के तहत जो प्राथमिकता है वो किसको दी गई कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है, जो यातायात है, जो दूरसंचार है, उसको डेवलप किया जाएगा, जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलप किया जाएगा, जो उससे संबंधित एलाइड एक्टिविटीज है उनको, और जो सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज है, यानी कि जो सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं हैं, उनको यहां पर डेवलप किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। The most significant contribution of tribal subplan in Bharmor region is the development of infrastructure। कि यहाँ पर कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो आधारभूत संरचनाएं हैं, वो भी यहाँ पर डेवलप हुई हैं, जैसे कि स्कूल बने हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पोर्टेबल वाटर की सुविधा हुई है, रोड्स, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह लिखा गया है, देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि जो विलेजेस लोकेटेड अलोंग दी रिवर रावी, दैट इज इन होली एंड खनी एरियाज आर द मेन बेनिफिशियरीज। जितने भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए हैं, जितने भी आधारिक संरचनाओं का विकास हुआ है, वो इन एरियाज में हुआ है, यानी कि खनी एरिया में और होली एरिया में। मैंने आपको बताया 2 चीजें, ठीक है ना। और जो रिमोट विलेजेस हैं आपके इन द तुंदा एंड कुक्ति एरिया स्टिल डू नॉट हैव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर आज की डेट में भी अगर हम लोग बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, ठीक। द सोशल बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम ITDP इंक्लूड ट्रिमेंडस इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो एंड डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज। तो इससे यह भी फायदा हुआ है कि सोशल बेनिफिट्स की अगर हम बात करें क्या हुए हैं, उससे जो लिटरेसी रेट है, यानी कि जो साक्षरता की दर है वो बढ़ी है, जो सेक्स रेशियो है उसमें सुधार हुआ है, और जो चाइल्ड मैरिज है, जो बाल विवाह है, उसमें काफी कमी आई है। अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें, यानी कि महिलाओं में अगर हम साक्षरता दर की बात करें इस क्षेत्र के, तो 1971 में जहां वो सिर्फ 1.88% यानी कि 1.88% था, वो 2011 में बढ़ के 65% तक आ गया, यानी कि देख सकते हैं आप कितना ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन लिटरेसी लेवल, यानी कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो भी क्या हुई है, काफी कम हुई है। ट्रेडिशनली द गद्दीज हैड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कम पेस्टोरल इकोनॉमी हैविंग एम्फोसिस ऑन फूड ग्रेन्स एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। जनरली मतलब जो पारंपरिक तौर पर होता था कि वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बताया है, इस तरीके के एग्रीकल्चर जो कॉमर्शियल नहीं है, मतलब जिसमें आप चीजें जो उगा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, कि मतलब जितनी आपको जरूरत है आप उतना उसमें कर रहे हैं और अपने खाने के लिए आप व्यवस्था कर ले रहे हैं। और बाकी जो पेस्टोरल इकोनॉमी है, यानी कि जो पशु चारण होता है, ठीक है, जो पशु वगैरह को के लिए जो चीजें उगाई जाती हैं, ठीक है, जिससे पशु वगैरह आपके जो है वो चारा का इस्तेमाल उनका कर सके, ठीक है ना, तो उसी पर यहां पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन हम बात करें कि लास्ट 3 डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी के जो पिछले 3 दशक रहे हैं, उसमें क्या हुआ है कि यहां पर पल्सेस यानी कि दालों का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है,
अदर कैश क्रॉप्स का भी यहां पर कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है। उससे क्या है कि इस क्षेत्र का जो विकास है वो बड़ा है। लेकिन जो क्रॉप कल्टीवेशन है वो आज भी अगर हम लोग बात करें तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से ही किया जा रहा है, यानी कि पारंपरिक तकनीक से ही किया जा रहा है। अभी भी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं वो यहां पर उतनी ज्यादा नहीं पहुंची हैं। द डिक्लाइनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पैस्टोरलिज्म इन द इकोनॉमी ऑफ द रीजन कैन बी गेज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट एट प्रेजेंट ओनली अबाउट 1/10 ऑफ द टोटल हाउस होल्ड प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस। ठीक है, तो जो हमारा पैस्टोरलिज्म का हम कह सकते हैं कि जो डिक्लाइन हो रहा है वो हम इस चीज से पता लगा सकते हैं कि आज की डेट में जो हम बात कर रहे थे, पहले हमने बात की कि ट्रांसह्यूमेंस इनका एक मेन प्रैक्टिस हुआ करता था। ठीक है, कि किस तरीके से ये मैं कहूंगा कि रीजनल शिफ्टिंग किया करते थे अकॉर्डिंग टू द सीजन, लेकिन आज की डेट में ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 1/10 यानी कि एक पॉपुलेशन का जो 1/10वां भाग है, जो 10% पॉपुलेशन है, सिर्फ वही आज की डेट में क्या कर रही है, ट्रांसह्यूमन प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो जो गद्दीस ट्राइब है ये आज की डेट में भी काफी मोबाइल है, यानी कि ये काफी आज भी चलते रहते हैं। कैसे कि इनकी जो साइजेबल सेक्शन है, यानी कि जो इनका काफी बड़ा जो इनका वर्ग है, मतलब काफी सारे लोग जो ऐसे हैं वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट चले जाते हैं। एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है आपके हिमाचल प्रदेश की, और उसी से जो लगते हुए सराउंडिंग एरियाज हैं वहां चले जाते हैं विंटर्स के टाइम पे। क्यों? टू अर्न देयर लिविंग फ्रॉम वेज लेबर। वहां पर जो कृषि वगैरह के काम है और भी जो उससे संबंधित काम है, जहां पर इन लोगों को एज अ लेबर ये लोग काम कर सकते हैं, तो वहां पर ही अपनी कमाई करने के लिए जो विंटर का समय होता है उस टाइम पर चले जाते हैं और बाकी समय पर ही अपने क्षेत्र में ही काम करते हैं। लेकिन ट्रांस ह्यूमन ये प्रैक्टिस अब लोग कम, इन्होंने करना काफी कम कर दिया है, और सिर्फ 10% ही ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में ट्रांस ह्यूमंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये पूरा का पूरा जो चैप्टर का पहला पार्ट था दैट वाज प्लानिंग, उसको लेकर हम लोगों ने बात करी है। अब जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।